नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है भोले श्याम कॉमर्स क्लास में। आज कक्षा 12वीं की विषय व्यावसायिक अध्ययन का अध्याय 1 व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य संपूर्ण पाठ का सारांश सरल भाषा में आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल रहा है। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, आपको पाठ का संपूर्ण निचोड़ इस एक वीडियो में, वो भी एक सरल भाषा में मिलने वाली है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि नई वीडियो जब भी आए तब पहुँचे सबसे पहले आपके पास। आज हम हर एक छोटे छोटे डाउट क्लियर करेंगे। पाठ एक नज़र में बताने वाला हूँ मैं, हर एक छोटी छोटी चीज़ को समझाने वाला हूँ, बड़ा ध्यान से आप समझिएगा। अन्य लोगों से कार्य कराने की कला को प्रबंध कहा जाता है। अन्य लोगों से कार्य कराने की कला को प्रबंध कहा जाता है। प्रबंध को एक तरीके से अपन यह भी कह सकते हैं व्यवस्था। ठीक है, यह निर्धारित उद्देश्य को प्रभावी ढंग से एवं दक्षतापूर्ण प्राप्त करने के लिए किए गए कार्यों की प्रक्रिया है। अतः प्रबंध को प्रभावशीलता एवं कार्यदक्षता से लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कार्य करने के लिए प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका उद्देश्य सर्वमान्य लक्ष्यों या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों के संबंध में मार्गदर्शन करना होता है। आज हम प्रबंध के बारे में समझते हैं। प्रबंध एक प्रकार की व्यवस्था होती है जो किसी अन्य लोगों से कार्य कराने की कला होती है। अपन खुद ना करते हुए किसी अन्य लोगों से वह कार्य कैसे किया जाए, किसके द्वारा किया जाए, यह एक प्रकार की व्यवस्था होती है जिसे हम अंग्रेजी में मैनेजमेंट कहते हैं। प्रभावपूर्णता बनाम कुशलता। प्रभावपूर्णता और कुशलता में यहाँ अंतर दे रखे हैं। फर्स्ट इनके अर्थ जान लेते हैं। इसका अर्थ, इसका अभिप्राय काम को समय पर पूरा करने से है, चाहे कितनी ही लागत क्यों ना लग जाए। ठीक है। और कुशलता का मतलब होता है, इसका अभिप्राय काम को न्यूनतम लागत पर पूरा करने से है। मतलब यहाँ पर कम से कम पैसा लगे तब जाके कुशलता होती है। ठीक है। नेक्स्ट होता है अंतिम परिणामों को समय पर प्राप्त करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं अंतिम परिणामों, ये प्रभावपूर्णता है ना। अंतिम परिणामों को समय पर प्राप्त करना, यहाँ पर समय को सबसे ज़्यादा महत्व दिया है। कहाँ पर? प्रभावपूर्णता में। और कुशलता क्या कहती है? लागत लाभ विश्लेषण करना, मतलब कम लागत लगाना और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रभावपूर्णता एक समय को बात करती है और कुशलता लागत की बात करती है। ठीक है। ठीक इसी तरह आप प्रबंध की विशेषता देखिए। पहला होता है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। प्रबंध लक्ष्य प्रदान प्रक्रिया है जो संगठनात्मक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करती है। सही बात है। प्रबंध एक सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी मतलब हर तरफ व्याप्त, मतलब प्रबंध सर्वव्यापी है जो सभी प्रकारों के संगठन जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि के लिए आवश्यक होता है। बहुआयामी गतिविधि। बहुआयामी मतलब प्रबंध एक बहुआयामी गतिविधि है जो इस प्रकार व्यक्तियों तथा परिचालनों के प्रबंध से संबंधित होती है। प्रत्येक संगठन कुछ कार्य के लिए स्थापित किए जाते हैं और प्रबंध लोगों से कार्य करवाने की कला है। प्रबंध संगठन में विभिन्न क्रियाओं को पूर्ण रूप से भी सक्षम है। ठीक है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। प्रबंध कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे हमेशा के लिए एक ही बार कर लिया जाए, बल्कि ये एक सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध के कार्य जैसे नियोजन, है ना, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन व नियंत्रण की आवश्यकता लगातार होती रहती है। ठीक है। प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। प्रबंध एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है। प्रबंध
बहुआयामी गतिविधियां हैं और प्रबंध ही एक सामूहिक क्रिया है, समूह में चलने वाली। मतलब जैसे प्रबंध एक सामूहिक गतिविधि है, एक संगठन में अनेक व्यक्ति संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। सही बात है। कोई भी प्रबंध की निर्णय अकेले में नहीं लिए जा सकते। उदाहरण के लिए विपणन प्रबंधक, विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, ठीक है। वित्तीय प्रबंधन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से परामर्श करके ही साख सुविधा को बढ़ाया जा सकता है। माल की आपूर्ति देने से पहले उत्पादन प्रबंधक को परामर्श करना पड़ता है ना। जैसे जो माल बनाते हैं ना उत्पादन प्रबंधक, उनको बताना होता है किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, इस तरीके से उन्हें भी अवगत कराना होता है, उसकी वो फिर व्यवस्था करे, है ना। अगला होता है गत्यात्मक कार्य। प्रबंध एक गत्यात्मक कार्य है जिसे परिवर्तित वातावरण के अनुरूप कार्य करना पड़ता है। प्रबंध की आवश्यकता समय एवं परिस्थिति के अनुसार स्वयं व अपने लक्ष्य के बदलाव करना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए MC डोनाल्ड ने भारतीय लोगों की पसंद के अनुसार उनकी सूची मतलब मेन्यू में कई बदलाव किए गए, है ना। अब प्रबंध में टोटल 6 है और एक और है 7, जिसका है लास्ट है उद्देश्य शक्ति। प्रबंध एक शक्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल उसकी स्थिति को महसूस किया जा सकता। जब एक संगठन में उद्देश्यों को योजनाओं के अनुरूप प्राप्त किया जा रहा हो तो कहा जाएगा कि यहाँ एक प्रबंध अच्छा है, ठीक है। अब अगला आता है मेन पॉइंट, प्रबंध के उद्देश्य। अब यहाँ पर आपको अलग अलग उद्देश्य देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो आते हैं संगठनात्मक उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्य क्या होता है? इसका अभिप्राय संगठन में उपलब्ध मानवीय व भौतिक संसाधनों को उपयोग सभी हितार्थियों मतलब जो लेने वाले हैं, हाँ, में करने से है। पहला होता है जीवित रहना। प्रबंध द्वारा विभिन्न व्यवसायिक क्रियाओं से संबंधित सकारात्मक निर्णय लेकर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि व्यवसाय लंबे समय तक जीवित रहे। जीवित रहना प्रबंध मतलब जो लंबे समय तक जीवित रहे, क्या व्यवसाय, हाँ, ठीक है। अगला होता है लाभ अर्जित करना, ताकि लागतों एवं जोखिमों को सहन किया जा सके। लागत मतलब जितनी लागत लगाई जाती है व्यवसाय में, जोखिम मतलब रिस्क, ठीक है। विकास करना, ताकि भविष्य में संगठन और अच्छे प्रकार से कार्य कर सके। विकास को बिक्री, कर्मचारी की संख्या, पूंजी विनियोग एवं उत्पादों की संख्या से मापा जा सकता है, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट आपको आई नो समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब आते हैं अपन सामाजिक उद्देश्य, ठीक है। अब आते हैं सामाजिक उद्देश्य। इसका अभिप्राय प्रबंध की क्रियाओं के दौरान सामाजिक हित का ध्यान रखने से है। अब सामाजिक मतलब समाज में किसी एक समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, जो व्यवसाय से जो वस्तु बनती है, जो बिजनेस जो कंपनी है वहाँ पर जो वस्तु बनाई जा रही है, या कोई भी उपभोक्ता, जो भी उपभोग करने वाला हर व्यक्ति समाज का रहेगा, ठीक है। सामाजिक उद्देश्य, इसका अभिप्राय प्रबंध की क्रियाओं के दौरान सामाजिक हित का ध्यान रखने से है। फर्स्ट होता है उचित कीमत पर गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति करना, मतलब कम पैसे में अच्छे से अच्छा माल देना, ठीक है। अगला होता है करों का ईमानदारी से भुगतान करना। करों का भुगतान करना, कर क्या होता है? कर मतलब टैक्स, ठीक है। टैक्स की चोरी नहीं करना, है ना, ईमानदारी से भुगतान करना। अगला थर्ड पॉइंट होता है उत्पादन के पर्यावरण मित्र विधियों को अपनाना, ठीक है। जैसे कई कंपनियां ऐसी होती हैं जिनका जंगलों से कुछ लेना होता है, जैसे पेड़ पौधे काट रहे हैं, है ना, तो पर्यावरण से मित्रता विधि मतलब जैसे आप अगर पेड़ काट रहे हैं तो आपको पेड़ लगाना भी है, मतलब वृक्षारोपण भी करना है, ठीक है। ये सामाजिक उद्देश्य होता है ना। जैसे आप देख सकते हैं कि पेज बनाते हैं तो पेज के लिए कई पेड़ भी काटते हैं, तने से काम, छाल से काम होता है, तब जाके अपना एक बुक पेज एक पेपर पेज बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें पर्यावरण से भी संबंधित होता है, ठीक। अगला आता है थर्ड पॉइंट आता है वैयक्तिक उद्देश्य। वैयक्तिक मतलब व्यक्तिगत, हाँ।
ये उद्देश्य संगठन के कर्मचारी से संबंधित होते हैं। ठीक है, प्रबंध को कर्मचारियों के भिन्न भिन्न आवश्यकता को पूर्ण करना पड़ता है, जैसे उचित पारिश्रमिक, सामाजिक आवश्यकता, व्यक्तिगत वृद्धि एवं विकास संबंधी आवश्यकता। प्रबंध को वैयक्तिक एवं संगठनात्मक उद्देश्य में समन्वय रखना चाहिए। अब अभी तक अपन ने पढ़ा है प्रबंध के उद्देश्य, प्रबंध की विशेषता और प्रबंध का अर्थ। ठीक है, अब आते हैं हम प्रबंध के महत्व पर। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आप ज़रा ध्यान से समझेंगे तो आपको ये वाला चैप्टर पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा और आपको क्वेश्चन आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारी डिटेल आपको यहीं पे ही पता हो जाएगी। प्रबंध का महत्व, सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति। प्रबंध समूह के कर्मचारी में टीम भावना एवं समन्वय का निर्माण करता है, जिससे संस्थागत लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। दूसरा होता है कार्यक्षमता में वृद्धि, है ना। प्रबंध कार्यक्षमता बढ़ाता है, इसके माध्यम से संसाधनों का उचित उपयोग संभव हो पाता है कि जिससे लागतें कम होती है तथा उत्पादकता बढ़ती है। ठीक है, कार्यक्षमता में वृद्धि मतलब काम करने की स्फूर्ति, है ना, थोड़ी सी स्पीड में काम करना। ठीक है, गतिशील संगठन का निर्माण। प्रबंध परिवर्तन से होने वाले लाभों से कर्मचारियों को अवगत कराकर विरोध को समाप्त करते हैं। इस संगठन पर्यावरण की चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकता है। ठीक है, अगला होता है व्यक्तिगत उद्देश्य। प्रबंध वैयक्तिक उद्देश्य को पाने में सहायता करना। व्यक्तिगत उद्देश्य जो होते हैं उसे प्रबंधिक वैयक्तिक उद्देश्य को पाने में सहायता करता है। सही बात है, कैसे करता है? यह अभिप्रेरणा एवं नेतृत्व के माध्यम से कर्मचारी के समूह भावना का विकास करता है तथा व्यक्ति लक्ष्यों एवं संगठनात्मक लक्ष्यों में तालमेल बैठाता है। ठीक है, अगला होता है समाज के विकास में सहायक। समाज का विकास में सहायक प्रबंध होता है, ऐसा देखते हैं। प्रबंध समाज के विकास में सहायक होता है। यह गुणात्मक माल एवं सेवाओं को प्रदान करके, रोजगार के अवसर सृजित करके, उत्पादन की नई तकनीकी बनाकर समाज के विकास के लिए कार्य करता है। प्रबंध एक प्रकार की व्यवस्था करना होता है बेटा। अगला होता है प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध विज्ञान है या कला अथवा पेशा। मतलब प्रबंध को कई लोग साइंस भी मानते हैं और यह साइंस है भी, और कई आर्ट भी है, और कई लोगों का इसका प्रोफेशन भी है। अब प्रबंध प्रोफेशन कैसे हो गया सर? एक्चुअली क्या होता है कि प्रबंध एक मैनेजर है ना, मैनेजर एक अपने आप में प्रोफेशन है। मतलब वो अपनी इस मैनेजमेंट करने के माध्यम से ही वो उसकी अपनी आमदनी तैयार करता है, उसे हम पेशा कहते हैं। ठीक है, कुछ विद्वान प्रबंध को कला बताते हैं क्योंकि प्रबंधक ज्ञान एवं कौशल के व्यावहारिक प्रयोग से संबंध रखता है, जबकि कुछ विद्वान इसे विज्ञान मानते हैं क्योंकि यह उचित रूप से जांचे गए सिद्धांत का प्रतिनिधि करता है, और कुछ इसे पेशा भी मानते हैं। ठीक है, पहले अपन इसको कला के रूप में देख लेते हैं। प्रबंध एक कला के रूप में मतलब सैद्धांतिक ज्ञान। प्रबंध का क्रमबद्ध एवं संगठन अध्ययन सामग्री उपलब्ध होनी आवश्यक है। यह क्या है? सैद्धांतिक ज्ञान है। किसका? प्रबंध एक कला के रूप में सैद्धांतिक ज्ञान है। ठीक है, व्यक्तिक प्रयोग क्या होगा? एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न प्रकार से कार्य करता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कार्य करने की शैली भिन्न होती है। भिन्न का मतलब होता है अलग होना। ठीक है, पृथक। अभ्यास एवं सृजनशीलता। कला में विद्यमान ज्ञान है ना, सैद्धांतिक ज्ञान, सृजनशीलता तथा अभ्यास समाहित होता है। यह एक कलाकार की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि उसने कितना अभ्यास किया है। जितना अभ्यास करेंगे उसके बारे में आप उतने परिपक्व होते जाएंगे। ठीक है, प्रबंध के भी विभिन्न क्षेत्रों में से संबंधित बहुत साहित्य उपलब्ध है। सभी प्रबंधक अपने ज्ञान के स्तर के आधार पर अलग अलग ढंग से व्यवसाय को चलाते हैं तथा हर प्रबंधक अभ्यास, सृजनशीलता, नवीनीकरण के संयोग आदि के माध्यम से आगे बढ़ता है। प्रबंध में कला की सभी विशेषताएं समाहित होती है, अतः इसे कला कहा जाता है। अब प्रबंध का कला कंप्लीट हुआ, अब आता है विज्ञान, फिर उसके बाद में आता है पेशा। ठीक है, प्रबंध एक विज्ञान के रूप में
विज्ञान किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान होता है जो सही निष्कर्ष वाले निश्चित सिद्धांत पर आधारित होता है जिसकी जांच की जा सकती है। प्रबंध मैनेजमेंट जो होता है ना, वो किसी एक व्यवस्थित तरीके से एक के बाद एक फर्स्ट प्रक्रिया, फिर सेकंड प्रक्रिया, है ना, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, है ना, इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मतलब क्रमबद्ध ज्ञान होता है। कौन? प्रबंध हो। ठीक है, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। विज्ञान की निम्नलिखित विशेषता होती है। ज्ञान का क्रमबद्ध रूप जो सिद्धांत, अभ्यास एवं प्रयोगों पर आधारित होता है। ठीक है, प्रयोग एवं अवलोकन पर आधारित सिद्धांत, सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांत जिन्हें कहीं भी तथा कभी भी सिद्ध किया जा सकता है। कारण एवं प्रभाव संबंध, विज्ञान में सभी चरों का कारण एवं प्रभाव संबंध होता है। प्रबंध में भी सिद्धांतों एवं नियमों का क्रमबद्ध रूप विद्यमान होता है जो संगठनात्मक अभ्यासों को समझने में सहायक होते हैं। प्रबंध के अपने सिद्धांत हैं जो कारण एवं प्रभाव से संबंध स्थापित करते हैं, परंतु विज्ञान की तरह ये सिद्धांत सटीक नहीं होते हैं। इनमें परिस्थिति के अनुसार सुधार किया जा सकता है। मनुष्य की प्रकृति परिवर्तनशील है, इसलिए मानव तत्व में विद्यमान होने की वजह से प्रबंध विशुद्ध विज्ञान न होकर सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, सही बात है। अब आता है अगला, पेशे के रूप में प्रबंध, है ना। पेशा मतलब वह जीवित का साधन, पेशा वह जीवित का साधन है जो विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की सेवा के लिए किया जाता है, जिसमें प्रवेश प्रतिबंधित होता है। अब इसकी कुछ विशेषता होती है ना। अब ये क्या होता है? फर्स्ट होता है ज्ञान का सुभाषित निकाय, मतलब सभी पेशे परिभाषित ज्ञान के समूह को आधारित करते हैं जिन्हें शिक्षा से अर्जित किया जाता है। हर कोई व्यक्ति प्रबंध नहीं कर सकता, हर कोई व्यक्ति व्यवस्था नहीं कर सकता है जब तक उसे उसका सही क्रमबद्ध ज्ञान ना होगा या उसे किसी प्रकार का व्यवस्थित ज्ञान नहीं होगा, तब तक वह प्रबंध या किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर सकता। फर्स्ट होता है प्रतिबंधित प्रवेश। प्रत्येक पेशे से परीक्षा अथवा शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रवेश होता है। सेवा उद्देश्य, प्रत्येक पेशे का मुख्य उद्देश्य अपने ग्राहकों की सेवा करना होता है। ठीक है। नैतिक आचार संहिता, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के आप हर एक का नोट्स भी बना सकते हैं। नैतिक आचार संहिता क्या होती है? सभी पेशे किसी न किसी पेशेवर संघ से जुड़े होते हैं जो इनमें प्रवेश का नियमन करते हैं। प्रबंधक के लिए किसी विशिष्ट डिग्री या लाइसेंस का होना अनिवार्य नहीं है और न ही किसी आचार संहिता का पालन। अब आते हैं प्रबंध का स्तर, है ना। उच्च स्तरीय, मध्यम स्तरीय और निम्न स्तरीय। प्रबंध 3 प्रकार के स्तर होते हैं। फर्स्ट होता है उच्च स्तरीय मतलब हाई लेवल, है ना। मध्यम स्तरीय मतलब मिडिल लेवल और निम्न स्तरीय मतलब डाउन लेवल, पूर्ण रूप से। ओके। अब उच्च स्तरीय और मध्यम स्तरीय और निम्न स्तरीय को आप देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं, इसका डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। उच्च स्तरीय आप देखते हैं आपके स्कूल में डायरेक्टर सर होते हैं, हेडमास्टर जिसे कहा जाता है, उनका जो मैनेजमेंट होता है वो हाई लेवल का होता है। ठीक है। उसके बाद में होता है प्रिंसिपल, ठीक है, जिनका लेवल होता है मध्यम स्तरीय, और उसी के जस्ट बाद में होता है वाइस प्रिंसिपल, ठीक है, जिसे हम एडमिनिस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, है ना, एडमिनिस्टर। ठीक है। या वाइस प्रिंसिपल भी होते हैं, या अगर जहाँ पर डायरेक्टर सर ना हो तो वहाँ पर प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल के नीचे वाइस प्रिंसिपल होते हैं। फिर कहीं एग्जाम करानी होती है तो उनका एक अलग से मिनिस्टर एग्जामिनर होता है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं उच्च स्तरीय प्रबंध के प्रमुख कार्य क्या होते हैं उच्च स्तरीय के। इसके अंतर्गत सीईओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, निर्देशक, कार्यमंडल होते हैं।
जिनके नेतृत्व में कार्य होता है ना। इनके मुख्य उद्देश्य निर्धारित करना, इनका क्या होता है कि मुख्य उद्देश्य निर्धारित करना, योजना नीति का ढांचा तैयार करना और दूसरे लोगों को प्रयासों के निर्देशन नेतृत्व करना, मतलब एक बड़ा लेवल है ना। वित्त एकत्रित करना व व्यावसायिक गतिविधि का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में उत्तरदायिता का वहन होता है ना। ये सारा काम उच्च स्तरीय का है। अब मध्यम स्तरीय का काम क्या होगा? इस स्तर के अंतर्गत विभागीय प्रमुख, प्लांट सुपरिटेंडेंट व परिचालन प्रबंधक आते हैं। इनके मुख्य कार्य उच्च स्तर द्वारा बनाई गई योजना और नीति का निष्पादन करना, मतलब उच्च स्तरीय वाले ने जो तैयार किया उसके ही राह पर चलना है मध्यम स्तरीय वाले को। ठीक है, उच्च स्तरीय वाले ने आपको ऑर्डर किया, उस ऑर्डर को काम करना मध्यम स्तरीय वाले को। जब मध्यम स्तरीय वाले अगर कोई बनाते हैं तो उसको कार्य को कंप्लीट करते हैं निम्न स्तरीय वाले। मतलब एक स्टेप है, एक हाई लेवल है, एक मिडिल है और एक डाउन लेवल है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप उच्च स्तरीय होता है, सेकेंड स्टेप मध्यम स्तरीय, है ना। ठीक है, अब अगला थर्ड स्टेप कौन सी होती है? निम्न स्तरीय। ठीक है, अब पहले पढ़ते हैं अपन मध्यम स्तरीय को पढ़ते हैं। इस स्तर के अंतर्गत विभागीय प्रमुख, प्लांट सुपरिटेंडेंट व परिचालन प्रबंधक आते हैं। इनके प्रमुख कार्य उच्च स्तर द्वारा बनाई गई योजनाओं और नीतियों का निष्पादन करना, उच्च एवं निम्न स्तरीय प्रबंधक के बीच कड़ी का कार्य करना, यह संसाधनों का एकत्रित एवं संगठित करते हैं, कर्मचारी को प्रेरित करना, संबंधित विभागों को विस्तृत निर्देश देना, यह कार्य मध्यम स्तरीय प्रबंध के कार्य होते हैं। अब आता है लास्ट, निम्न स्तरीय प्रबंध के प्रमुख कार्य। इस स्तर के प्रबंधक फोरमैन पर्यवेक्षक होते हैं। इस समूह में प्रबंधक वास्तव में उच्च और मध्य स्तरीय प्रबंध की योजना के अनुसार क्रियाओं को निष्पादन करते हैं। ये उपकरणों की व्यवस्था, श्रमिकों का चयन, प्रशिक्षण, श्रमिकों के बीच अनुशासन बनाना, उनका मनोबल बढ़ाने तथा उन्हें उचित कार्य दशाएं उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। अब आगे आते हैं प्रबंध के कार्य। नियोजन, क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाएगा, इसके बारे में पूर्ण रूप से योजना तैयार करना ही नियोजन कहलाता है। अब संगठन क्रियाओं को संगठित करना, योजनाओं के निष्पादन के लिए संगठन के ढांचे को स्थापित करना, इसका अभिप्राय सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न अंगों में मैत्रीपूर्ण समायोजन करना। संगठन मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके किसी कार्य को कंप्लीट करना, उसको संपन्न करना। ठीक है। नियुक्तिकरण, इसका अभिप्राय भर्ती करने, परिवर्तन करने या वृद्धि करने इत्यादि का निर्णय करने या कार्य का निष्पादन, मूल्यांकन एवं कर्मचारी का व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाए रखने में, जिसमें प्रशिक्षण भी शामिल है ना। ठीक है, नियुक्तिकरण तभी होता है जब ट्रेनिंग मिलती है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा नियुक्तिकरण का जब चैप्टर, सभी के चैप्टर अलग अलग है, जब नियुक्तिकरण की बात आएगी तब आपको उसका भी और डिटेल कर दिया जाएगा। अभी आता है निर्देशन। नियुक्ति के पश्चात कर्मचारी को सूचना, मार्गदर्शन देना, प्रेरित करना, पर्यवेक्षण करना तथा उनके साथ संप्रेषण करना, यह एक निर्देशन होता है। ठीक है, निर्देश मतलब ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट होता है नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोलिंग। वास्तविक कार्य निष्पादन को नियोजित कार्य निष्पादन के साथ मेल करना तथा अंतर यदि हो तो, हाँ इन दोनों में अंतर हो तो इसके कारणों का पता लगाकर शोधक मापों का सुझाव देना। इसका उद्देश्य वास्तविक परिणामों का इच्छित परिणामों के नजदीक लाना होता है। अब आता है पॉइंट समन्वय। समन्वय। समन्वय का शाब्दिक अर्थ है तालमेल, है ना, एक दूसरे से तालमेल बैठाना, अर्थात किसी व्यवस्था के विभिन्न लोग गतिविधि में सामंजस्य स्थापित करना समन्वय कहलाता है। एक व्यावसायिक उपक्रम के संदर्भ में समन्वय का अर्थ व्यवसाय की विभिन्न क्रिया जैसे क्रय, विक्रय, उत्पादन होना, वित्त, सेवा वर्गीय जो काम करते हैं वो, इनको संतुलित करना
ताकि व्यवसाय के उद्देश्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। और व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पाद। अब न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पाद कब होगा? जब सारे कर्मचारी मिल करके समन्वय मतलब तालमेल बैठा करके एक दूसरे की भावनाओं को समझ करके अपने कार्य को मन लगा करके अच्छे से करेंगे, तभी न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पाद और कार्य क्षमता में वृद्धि भी होगी। यही समन्वय के अंदर आता है। प्रबंध के 3 स्तरों को एक नज़र में देखा जाए तो अपने आप में एक समूह बन जाता है, और समूह का नाम आते ही पुनः समन्वय की जरूरत महसूस होती है। इसलिए समन्वय प्रबंध का सार है। प्रबंध मतलब व्यवस्था करना, मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसकी विशेषता देखिए, कुछ ज़्यादा स्लाइड नहीं बची है, आप लोड मत लीजिए, थोड़ा सा और है, ठीक है। समन्वय की प्रकृति, समन्वय की प्रकृति एवं विशेषता। समन्वय सामूहिक प्रयासों को एकत्रित रखता है। समन्वय विभिन्न व्यावसायिक गतिविधि में एकता लाकर उन्हें उद्देश्यपूर्ण गतिविधि के रूप में सामान्य लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। प्रयासों के एकात्मक को सुनिश्चित करता है। समन्वय व्यक्तियों के प्रयासों को एकता लाता है तथा विभिन्न विभागों को जोड़ने की शक्ति का कार्य करता है। समन्वय एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समन्वय सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है, प्रत्येक प्रबंध का कार्य है। सभी स्तर के प्रबंधकों को समन्वय कार्य करना पड़ता है। समन्वय एक व्यापक कार्य है, विभिन्न विभागों की क्रिया प्रकृति से एक दूसरे पर निर्भर करती है, इसलिए समन्वय की आवश्यकता प्रबंध के सभी स्तरों पर होती है। समन्वय एक ऐच्छिक कार्य है। एक संगठन में सदस्य स्वेच्छा से एक दूसरे के सहयोग करता है, जबकि समन्वय प्रबंधकों की ओर से किए जाने वाले प्रयासों को समाहित करता है। अतः यह सोचा समझा कार्य है, ठीक है। समन्वय प्रबंध का कार्य है, ठीक है। समन्वय प्रबंध को कोई अन्य नहीं है, समन्वय प्रबंध को कोई अन्य नहीं है, बल्कि यह प्रबंध के अर्थ अन्य सभी कार्यों का एक मुख्य हिस्सा है। अर्थात जब एक प्रबंधक प्रबंध के सभी कार्यों को पूरा करता है तो वह समन्वय की स्थापना में व्यस्त रहता है। समन्वय की स्थापना में व्यस्त रहता है। जैसे पहला होता है नियोजन, सभी विभागों को ध्यान में रखकर नियोजन किया जाता है, सही बात है। फिर आता है संगठन, है ना, अभी अपन ने नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण ये सब पढ़ा था ना। अब ये समन्वय का भी अंदर आता है, ठीक है। अब ये क्या क्या होता है? नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण। आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब समन्वय की आवश्यकता, संगठन का आकार, कार्यात्मक विभेदीकरण, है ना। संगठन का आकार मतलब संगठन कितना बड़ा है ना। संगठन के अनुसार में वृद्धि होने से विभिन्न महत्वाकांक्षाओं वाले कई व्यक्ति उससे जुड़ जाते हैं। समन्वय की सहायता से व्यक्तिगत उद्देश्य को संगठन के उद्देश्य से जोड़ा जा सकता है। संगठन बनाते हैं तो किसी मेन मुख्य उद्देश्य से, और उद्देश्य कोई छोटा मोटा नहीं, एक बड़ा उद्देश्य होता है। उस बड़े उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संगठन बनाया जाता है। अगला होता है कार्यात्मक विभेदीकरण, मतलब कार्य को बांटना, है ना, विभेदीकरण, ठीक। अपन इसको समझते क्या है। संस्था के विभिन्न विभाग अपने अपने हितों को साधने को अधिक महत्व दे सकते हैं। अपने अपने हित मतलब अपना अपना फायदा, जिससे मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे में समन्वय द्वारा जो संस्था के हितों को प्राप्त किया जा सकता है। विशिष्टीकरण श्रेष्ठता के भावता को जन्म देता है, इसलिए यह संभव है कि केवल अपने विभाग क्रियाओं पर है जो अधिक बल दिया जाए। समन्वय पूर्ण रूपेण कार्य के लिए सभी विशिष्ट क्रियाओं को समन्वित प्रयास में बांधता है। समन्वय की आवश्यकता, एक होता है उच्च स्तर, मध्यम स्तर और निम्न स्तर। उच्च स्तर क्या होगा? एक संगठनात्मक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उच्च स्तर होता है। विभिन्न विभागों का समन्वय मध्यम स्तरीय, और कार्य और योजनाओं का समन्वय निम्न स्तरीय। यहाँ पर भी हाई लेवल, मिडिल लेवल और डाउन लेवल है, ठीक है। इसी तरह संपूर्ण निचोड़
की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक कर बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री भोलेनाथ।